हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 36 जिसमें हम कवर करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम कवर करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जब बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनके क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, एंड देन क्या है फंक्शंस भी ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। तो देन क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट वाइज क्या है डिविजन्स बना दिए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस डिवीजन के अंडर आएगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे डिफरेंट डिविजन्स जो हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे देखिए कैसे आपने इसको लिखना कैसे है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लार्ज इन साइज, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उनको क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर में लेके आना जो है वो ज़रूरी है। और ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। अंडर दिस एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स। ठीक है, डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे सब यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, सब बिजनेस यूनिट्स का कॉम्बिनेशन। देन देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स, लाइक नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसमें, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, लाइक HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, R&D, ऐसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे सपोज परचेज डिपार्टमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन दोनों के लिए परचेज डिपार्टमेंट एक होगा। ऐसे नहीं है, जैसे हमने प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बनानी है अकॉर्डिंग टू दैट ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी जो प्रोडक्ट वाइज डिविजन्स बनी हैं उनमें अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अगले नेक्स्ट जो मैंने आपको समझाना है उसमें मैंने एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड दी है, तो उसमें मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली फॉलोड बाय बिग कंपनीज विच मैन्युफैक्चर मोर देन 1 प्रोडक्ट और हैविंग ऑपरेशंस इन वाइड जियोग्राफिकल एरिया। वेरी सिंपल एज इट इज़, आपने इसको रीड करना है, ऐसे ही आपने एग्ज़ाम में भी इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे मैकडोनल्ड, कोका कोला, गूगल, KFC एंड नाइकी। ठीक है, ये जो मेजर कंपनीज़ हैं, ठीक है, इनमें क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क करता है। हर एक कंपनी का क्या है जियोग्राफिकल वाइज, रीजन वाइज अपना डिविजनल स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशंस इसमें रन होते हैं। ठीक है, एंड देन अब आगे देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि एक सपोज कोई भी कंपनी है XYZ, ठीक है, तो क्या है वो प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आएंगे, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, जर्नल मैनेजर आएंगे, उसके बाद क्या है ये तो मतलब एज इट इज़ हायरार्की में जैसे हैं वैसे ही, उसके बाद क्या है डिविजन्स स्कैटर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, जैसे फर्स्ट है क्लॉथ डिवीजन, मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ क्लोथिंग से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ आएंगी, और अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में क्लोथ्स बनते हैं तो क्लोथ से ही रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ और सभी डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे और ये एक अलग एरिया में होंगे। उसके बाद कार डिवीज़न, अगर वहाँ पे कार्स बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं कुछ भी, तो देन उसके लिए अलग से एरिया होगा, अलग से उसके डिपार्टमेंट्स होंगे। ऐसे ही केमिकल डिवीज़न, कोई भी केमिकल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, तो उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अलग होंगे, राइट।
अब देखिए, अगर तो क्लॉथ डिवीज़न है, ठीक है, उसमें परचेज, प्रोडक्शन, सेल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट सभी होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करने में हेल्पफुल होंगे, देन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसके बाद सेल कैसे होनी उस पर्टिकुलर क्लॉथ की, एंड देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी डेली रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका डेली रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पे रखा जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, क्लॉथ डिवीजन से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर क्लोथ्स बन रहे हैं, ठीक है, उसी एरिया को उसी से ही रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा, राइट। ऐसे ही आगे कार डिवीजन है, कार से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट के लिए, देन उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल्स एंड अकाउंट्स, ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, उस कार डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे वो कार बन रही है उसके लिए। ऐसे ही एज इट इज़ केमिकल का आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल एग्जाम में लिखोगे एंड देन ऐसे ही डायग्रामेटिकली भी इसको प्रेजेंट करोगे, और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे और इजी मेथड है डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने का, ठीक है, इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो इसी तरीके से आपने अटेम्प्टेशन भी करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी इन दोनों के डिफरेंसेस, जो हमने कल पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड जो हमने आज कवर किया है डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों के डिफरेंसेस को भी हम यहाँ पे अब रीड करेंगे, जिसमें क्या है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेन फंक्शन है या जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं। आगे डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, फॉर्मेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड और जियोग्राफिकल रीजन्स। जो फॉर्मेशन है ये डिविजनल स्ट्रक्चर की किसके बेसिस पे है, या तो रीजनल बेसिस पे है या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट डिविजन्स बनाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन इन फंक्शंस, ठीक है। जो फंक्शनल फ्रेमवर्क है या फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन है, उसको ये प्रमोट करता है, क्योंकि हर एक टास्क जो है वो क्या है, रिपीटेड फॉर्म में कंप्लीट होता है और परफॉर्म होता है। एंड देन आगे है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और रीजन्स, ठीक है। डिफरेंट डिविजन्स बनी है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट वर्क परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू दी जो भी स्पेशलाइजेशन है उस पर्टिकुलर डिवीज़न की। जैसे हमने उसमें डायग्राम में पढ़ा था ना, जैसे क्लोथ डिपार्टमेंट या क्लोथ डिवीज़न है, कार डिवीज़न है, केमिकल डिवीज़न है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जिस पर्टिकुलर डिवीज़न में परफॉर्म होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ फंक्शंस उसी अकॉर्डिंगली परफॉर्म होंगे, ठीक है। एंड उसकी स्पेशलाइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोडक्ट उसके हिसाब से होगी, ठीक है। जैसा प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट जो भी रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की वो अलग होगी, ठीक है। जो भी फंक्शंस होंगे वो भी क्या है, डिफरेंट होंगे, राइट। अब उसके बाद देखिए आगे है थर्ड पॉइंट, एज वेरियस फंक्शंस आर नॉट रिपीटेड द कॉस्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सपोज फंक्शनल फ्रेमवर्क में क्या है, एक पर्टिकुलर जैसे हेड, उसके बाद उसके नंबर ऑफ जो भी डिपार्टमेंटल हेड हैं वो आएंगे और वो अपने वर्कर से काम करवाएंगे, सिंपल सीधा सा फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन डिविजनल में क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिविजन्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में क्या है या हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिवीजन में क्या है उसका अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो फंक्शन अपने परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ वाला कोई भी सिमिलर नेचर का डिपार्टमेंट वहाँ पे नहीं होता। लेकिन डिविजनल में हमने यहाँ पे देखा था ना, जो क्लोथ डिपार्टमेंट है उसमें भी परचेज, सेल, अकाउंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट अलग हैं। ऐसे ही जो कार बनाने वाला जो हमारा डिवीज़न है उसमें भी सेल, परचेज़ का और अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, राइट। तो फंक्शनल फ्रेमवर्क में क्या है, जो भी फंक्शंस हैं वो रिपीट नहीं हो रहे ना। जैसे सपोज परचेज डिपार्टमेंट है, उसने एक ही बारी जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है उसी मैनर में करना है, अकॉर्डिंग टू दैट करते जाना है।
लेकिन डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल में बेसिकली क्या आता है कि हर एक डिपार्टमेंट, ठीक है, वो क्या है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है 3 डिवीजन्स हैं और तीनों डिवीजन में परचेज डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो रिपीटेडली क्या है, एक परचेज डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या है हमें 3 परचेज डिपार्टमेंट रखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं वो रिपीटेड नेचर के नहीं होते, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम लगती है एज़ कम्पेयर टू डिविजनल जो फ्रेमवर्क है या स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे लिखा है एज वेरियस फंक्शंस आर रिपीटेड द कॉस्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, एवरी टास्क इज कम्प्लीटेड बाय मैनी डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। हर एक टास्क जो है वो क्या है, नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है एंड एम्प्लॉयज़ द्वारा। बट डिविजनल में क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना प्लीज़। 4th पॉइंट है, ठीक है, नीचे यहाँ पे 5th पॉइंट के आगे मैंने यहाँ पे लिखा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिवीजन आर असाइंड टू डिविजनल हेड। कहने का क्या मतलब है कि फंक्शनल में क्या आएगा कि जो सपोज जर्नल, जैसे जर्नल मैनेजर है उसके नीचे डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है, सभी आएंगे एंड देन वर्कर्स अपना काम करेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या है, जो डिविजनल फ्रेमवर्क है या डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, डिविजन्स होंगे, डिविजन्स के हिसाब से डिविजनल हेड रखे जाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्लो करेगी, ठीक है। जो फंक्शंस होंगे वो डिपार्टमेंटल हेड या डिविजनल हेड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म होंगे, ठीक है। नहीं तो क्या है, फंक्शनल में क्या आएगा कि जो वर्कर्स हैं या सपोज एक पर्टिकुलर हेड है उसके अंडर ही सारे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिविजनल में क्या आ जाएगा कि डिविजनल हेड जो है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है वो फ्लो करेगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, 5th पॉइंट है, अंडर दिस देयर इज़ अ लेस स्कोप फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, देयर इज़ ऑल्सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बिकमिंग ऑटोक्रेटिक, ठीक है। कहते क्या है यहाँ पे कि एक जो मैनेजर है, ठीक है, उसकी यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट का स्कोप बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल इसमें जैसे सेंट्रलाइजेशन होती है ना, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे वर्क होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसका फुल फ्लेज कंट्रोल होता है एंड देन सभी उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो मैनेजर है उसके लिए मतलब क्या है, अलग से उसको एक अथॉरिटी नहीं है, उसको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, देन वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट कैसे काम करना है उस चीज़ को आगे वो बताता है, ठीक है। लेकिन डिविजनल में क्या आता है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट लिखा है, अंडर इट देयर इज़ टू मच स्कोप फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर बट अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बिकमिंग ऑटोक्रेटिक। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो डिवीज़न बनी है ना, उस डिवीज़न में जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसका एक अलग हेड है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है कि उसने कैसे बाकी अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं चांस होते हैं ऑटोक्रेटिक होने के, ठीक है, कि मतलब अपना ही रूल झाड़ने या अपने ही तरीके से काम करवाना। तो मैनेजर के लिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसको अथॉरिटी मिल जाती है अपने डिपार्टमेंट को संभालने की, अपने डिवीज़न को संभालने की, ठीक है, तो देन यहाँ पे चांसेस होते हैं उसके ऑटोक्रेटिक होने के, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि वो अपने हिसाब से काम करवाता है, अपने मतलब जो उसका पर्टिकुलर नेचर है, ठीक है, उसके हिसाब से और रूड नेचर के साथ क्या है वो काम करवाता है, अपनी मर्ज़ी चलाता है और कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम या जो भी उसने एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ही उसके एम्प्लॉयज़ को चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हमारा जो 6th पॉइंट है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ सुटेबल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ टू मच नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जहाँ पे क्या है स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है, ठीक। लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, दिस इज सुटेबल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, फोकस होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरी साइड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए क्या है अलग अलग डिविजन्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उनके हेड्स बने हैं एंड वो हेड्स अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंगली जो भी मतलब पर्टिकुलर टारगेट जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल फ्रेमवर्क है उसमें क्या ही एक ही पर्टिकुलर टारगेट है, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो क्या है एक अपने पर्टिकुलर हेड
के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो थे हमारे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल फ्रेमवर्क एंड डिविजनल फ्रेमवर्क। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है या आप और ज़्यादा पॉइंट्स चाहते हो कि मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो या कुछ भी, अगर आपको रिक्वायरमेंट है इनके नोट्स की, तो आप अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड आई होप आपको वैसे ये इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया है डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।